मैं रवि प्रकाश प्रजापति आज सेकेंड ईयर कॉमर्स में अकाउंट का क्लास ले रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक शेयर होगा। छात्रों, शेयर को जानने से पहले थोड़ा सा हम पूंजी पर चर्चा करेंगे कि पूंजी क्या होता है। कोई भी व्यवसाय, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर प्रकार के व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना पूंजी की सहायता से हम कोई भी व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही कंपनी भी अपनी पूंजी को प्राप्त करने के लिए अंशों के माध्यम से अपनी पूंजी प्राप्त करती है। उन्हीं अंशों को इशू करती है और इशू करके कंपनी अपनी पूंजी इकट्ठा करती है और फिर उससे अपना व्यवसाय संचालित करती है। बात आती है कि अब शेयर क्या है। शेयर कोई भी कंपनी होती है, वह कंपनी अपने जो भी उसकी पूंजी होती है उस पूंजी को एक निश्चित रकम के जिन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करती है, चाहे वो 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करती है उसका प्रत्येक एक हिस्सा शेयर कहलाता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है उन्हें अंश कहते हैं। जैसे एक कंपनी की पूंजी 10,000 रुपये है और इसे 10-10 रुपए के 1,000 हिस्सों में बांटा गया है, तो इसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। शेयर की बात करें तो उस 10,000 रुपये में 10 रुपए के रेट से कंपनी के पास कुल कितना शेयर होगा, तो शेयर की संख्या निकालने के लिए कुल पूंजी में अंश के मूल्य से हम डिवाइड कर दें तो जो आएगा आपका भागफल वो आपका कुल शेयर होगा। यहाँ देखें, 10,000 रुपये, 10,000 कंपनी की पूंजी है, 10 रुपए के रेट से है, डिवाइड करेंगे तो कुल 1,000 आ रहा है, यानी 1,000 उस कंपनी के पास शेयर होगा। कंपनी को 10,000 रुपये पूंजी चाहिए तो 1,000 शेयर पे 10 रुपए के रेट से कंपनी को कुल 10,000 रुपये पूंजी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बात आती है शेयर के प्रकार पर कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः शेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश। दूसरा इक्विटी शेयर, जिसको हम समता अंश या साधारण अंश के नाम से भी जानते हैं। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ शेयर्स यानी अंशों के प्रकार होंगे। प्रिय छात्रों, शेयर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम पूर्वाधिकार या अधिमान अंश के नाम से जानते हैं। नंबर सेकेंड इक्विटी शेयर्स, जिसको हम समता या साधारण अंश के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम पूर्वाधिकार अंश और समता अंश, इन दोनों अंशों के बारे में हम अलग अलग जानकारी हासिल करेंगे कि पूर्वाधिकार अंश क्या होता है और समता अंश क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम पूर्वाधिकार अंश के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि पूर्वाधिकार अंश क्या है। तो पूर्वाधिकार अंशों से आशय ऐसे अंशों से होता है जिन पर लाभांश
संबंधी तथा पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। लाभांश संबंधी तथा पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार का अर्थ क्या है। तो कंपनी वर्ष के अंत में जब भी अपना फाइनल अकाउंट तैयार करती है तो उसको जो भी वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त होता है उस लाभ में से सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही लाभांश दिया जाता है। फिर पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार का अर्थ क्या है। तो जब भी कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के समापन या विघटन के समय पर कंपनी अपने लेनदार और बाहरी पक्षकारों का भुगतान करने के बाद पूंजी इन्हीं शेयर्स होल्डर्स का लौटाती है, यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का पूंजी लौटाती है। इतना ही नहीं, पूर्वाधिकार अंशों के साथ हमेशा परसेंटेज लगा होता है, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 7% हो, चाहे वो 10% हो। जैसे 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स। जो भी परसेंटेज शेयर्स पहले लगा होता है वह परसेंटेज यह डिफाइन करता है या शो करता है कि ऐसे अंशधारियों को उतने परसेंट के रेट से उनको लाभांश दिया जाएगा। इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश निश्चित दर से दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। तो इक्विटी शेयर्स यानी समतांश। तो समतांश या साधारण अंश के बारे में हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो साधारण या समतांश माने जाते हैं। अर्थात समता अंशों पर लाभांश अनिश्चित होता है। और लाभांश अनिश्चित होने का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभ में से सबसे पहले भुगतान हम पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देते हैं। फिर उसके बाद यदि लाभांश बचता है तभी जाकर के हम समता अंशधारियों को लाभांश देते हैं। यदि नहीं बचता है तो कोई लाभांश नहीं देते हैं। कंपनी इन्हीं शेयर्स के माध्यम से अपनी पूंजी प्राप्त करती है। जो भी व्यक्ति इन शेयर्स को खरीदता है वह उस कंपनी का अंशधारी होता है। यदि वह प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदता है तो वह प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स माना जाता है, यानी कंपनी का पूर्वाधिकार अंशधारी होता है। और यदि वह इक्विटी शेयर्स को खरीदता है तो वह कंपनी का समता अंशधारी माना जाता है। पूर्वाधिकार अंश के भी कई प्रकार होते हैं, इसलिए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो आइए आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार होंगे। पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, संचयी पूर्वाधिकार अंश, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन कुमुलेटिव। नंबर थर्ड, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल। नंबर फोर, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल। नंबर फाइव, विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल। नंबर सिक्स, अविमोचनशील या अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश, इरेडीमेबल। नंबर सेवन, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग। नंबर एट, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग। और लास्ट है प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश, गारंटेड।
आइए प्रत्येक के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर फर्स्ट, संचयी पूर्वाधिकार अंश, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। संचयी पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से होता है कि ऐसे अंशों पर तो कंपनी प्रतिवर्ष निश्चित दर से लाभांश देती ही है, लेकिन जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होता है उस वर्ष का लाभ भी संचित होता रहता है। भविष्य में जब भी कंपनी को लाभ होता है उस लाभ में से सबसे पहले पिछले वर्ष का लाभांश दिया जाता है, फिर करेंट ईयर का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें प्रतिवर्ष का लाभांश अंशधारियों को दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे वर्ष 2017-18 में प्रॉफिट हुआ तो अंशधारियों को डिविडेंड दिया गया। सन 2018-19 में लॉस हुआ तो अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं दिया गया, लेकिन जब 2019-20 में प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले 18-19 का लाभांश दिया गया, फिर लाभ बचता है तो करंट ईयर यानी 19-20 का लाभांश दिया जाएगा। दूसरा शेयर आपका असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन कुमुलेटिव। असंचयी पूर्वाधिकार अंश ठीक संचयी पूर्वाधिकार अंश के विपरीत होता है कि ऐसे अंशों पर निश्चित दर से तो लाभांश दिया जाता है, लेकिन उसी वर्ष दिया जाता है जिस वर्ष कंपनी को लाभ होता है। जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होता है उस वर्ष का लाभांश ऐसे अंशधारियों को नहीं दिया जाता है। नंबर थर्ड, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से होता है कि कंपनी ऐसे अंशधारियों को यह सुविधा देती है कि यदि वे चाहे तो अपने अंशों को एक निश्चित समय के अंदर साधारण अंशों में या समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर 4, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से होता है जिस पर कंपनी यह सुविधा नहीं देती है कि वे अपने अंशों को चाहे तो समता अंशों में बदल सकते हैं। नंबर 5, विमोचनशील या शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। विमोचनशील या शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से होता है जिनका भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार करती है। नंबर 6, अविमोचनशील या अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंशों से जब कंपनी इसका भुगतान एक भविष्य में करेगी या नहीं करेगी या कोई निश्चित नहीं होता है। नंबर 7, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से होता है कि जब कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभ में से सबसे पहले लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है, फिर यदि लाभ बचता है तो अन्य अंशधारियों को दिया जाता है। यदि उसके बाद भी कंपनी को अतिरिक्त लाभ बचता है तो ऐसे लाभ में भी इन अंशधारियों को लाभांश पाने का अधिकार होता है। यह है हमारा भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अगला है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से होता है कि इन अंशों पर कंपनी एक निश्चित दर से लाभांश तो देती ही है, लेकिन अतिरिक्त लाभ में से ऐसे अंशधारियों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। लास्ट है प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश, जिसको हम गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से है कि जिस पर कंपनी एक निश्चित दर से अंशधारियों को लाभांश देने का वादा करती है। पूर्वाधिकार अंश और समतांश दोनों के बारे में भी अलग अलग जानकारी हम लोगों ने हासिल किया था।
कि पूर्वाधिकार अंश क्या होता है और समता अंश क्या होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। आइए आज हम उसी अंतर को जानना चाहेंगे कि आखिर पूर्वाधिकार अंश और समता अंश दोनों में क्या अंतर है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक पूर्वाधिकार एवं समता अंशों में अंतर होगा। पूर्वाधिकार और समता अंशों में निम्न अंतर होता है जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश पहले मिलता है, जबकि समता अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के पश्चात मिलता है। मीन्स जब भी कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभ में से सबसे पहले लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही दिया जाता है, फिर यदि लाभ बचता है तभी जाकर के लाभांश समता अंशधारियों को दिया जाता है। नंबर सेकंड, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश निश्चित दर से प्राप्त होता है, जबकि समता अंशों पर लाभांश अनिश्चित होता है। मीन्स पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश निश्चित दर से प्राप्त होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा पूर्वाधिकार अंशों के साथ परसेंटेज लगा होता है, जो यह डिफाइन करता है कि ऐसे अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश पाना है। इसलिए कंपनी को जब भी लाभ होता है उस लाभ में से उस निश्चित दर से लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है, जबकि समता अंशों पर लाभांश अनिश्चित होता है, यानी समता अंशधारियों के लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, जबकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। यानी पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, जबकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्वाधिकार अंशों पर मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि समता अंशों पर मताधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब यही है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के किसी भी सभा में या किसी भी बात पर कोई भी मत देने का अधिकार नहीं होता, जबकि समता अंशधारी चूंकि ये कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं, इसलिए किसी भी बात पर या किसी भी सभा में ऐसे अंशधारियों को अपना मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, पूर्वाधिकार अंशधारियों की कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि समता अंशधारियों की कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कंपनी के प्रबंध एवं संचालन में पूर्वाधिकार अंशधारियों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, जबकि समता अंशधारियों की कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन अनिवार्य नहीं होता है, जबकि समता अंशों का निर्गमन अनिवार्य होता है। यानी कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करे या न करे, लेकिन समता अंशों का निर्गमन अनिवार्य ही करना होता है। नेक्स्ट है, पूर्वाधिकार अंशों पर जोखिम कम होती है, जबकि समता अंशों पर जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होती है। पूर्वाधिकार अंशों पर जोखिम कम है, जबकि समता अंशों पर जोखिम अधिक है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वाधिकार अंशों पर हमेशा परसेंटेज लगा होता है, और इतना ही नहीं, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पहले दिया जाता है। इसलिए जब भी कंपनी को लाभ होगा तो उस लाभ में से सबसे पहले लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही दिया जाएगा, फिर लाभ बचता है तभी जाकर के लाभांश समता अंशधारियों को दिया जाता है। यदि नहीं बचता है तो कोई लाभांश नहीं दिया जाता है। इसलिए पूर्वाधिकार अंशों पर रिस्क कम है, जबकि समता अंशों पर रिस्क अधिक है। इसके अलावा पूर्वाधिकार अंश शोधनीय हो सकते हैं, लेकिन समता अंश शोधनीय नहीं हो सकते हैं। और लास्ट है, कंपनी के समापन के समय पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी पहले लौटाई जाती है, जबकि समता अंशधारियों की पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी लौटाने के बाद ही लौटाई जाती है। इशू ऑफ शेयर्स
यानी अंशों के निर्गमन पर चर्चा करेंगे। अंशों का निर्गमन क्या होता है? तो छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों को निर्गमित करती है और उन्हीं अंशों को निर्गमित करके जो भी पूंजी प्राप्त होती है उसके द्वारा अपने व्यवसाय का संचालन करती है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि कंपनी अपने अंशों को किन किन मूल्यों पर इशू कर सकती है। तो इसका जवाब यही है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को निम्नलिखित 3 मूल्यों पर इशू कर सकती है। नंबर फर्स्ट, एट पर यानी सममूल्य पर। नंबर सेकेंड, एट डिस्काउंट यानी कटौती या छूट पर। नंबर थर्ड, एट प्रीमियम यानी प्रब्याजी या अधिमूल्य पर। अब इन तीनों के बारे में भी अलग अलग जानकारी हासिल करना जरूरी है कि आखिर सममूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या होता है, छूट पर अंशों का निर्गमन क्या होता है और प्रब्याजी पर अंशों का निर्गमन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम सममूल्य पर चर्चा करते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने अंशों को निर्गमित करती है तो वह उस अंश का कोई ना कोई एक फेस वैल्यू निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पे जैसे माना कि कोई एबीसी कंपनी लिमिटेड है जिसके पास 10 रुपए वाले 1000 शेयर्स हैं। 10 रुपए वाले 1000 शेयर्स, इसका मतलब उस कंपनी के पास कुल 1000 शेयर हैं जिसमें एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए निर्धारित किया गया है। तो जो एक शेयर का मूल्य 10 रुपए निर्धारित किया गया है वही उस शेयर का अंकित मूल्य होता है यानी फेस वैल्यू होता है। तो जब भी कोई कंपनी एक शेयर का जितना भी मूल्य निर्धारित किया जाता है यानी अंकित मूल्य होता है, यदि कंपनी उस शेयर को उतने ही रुपए में यानी अंकित मूल्य पर ही उस शेयर को इशू करती है तो उसका निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन होता है। मीन्स जब एक शेयर का मूल्य 10 रुपए निर्धारित किया गया है और कंपनी उसको 10 रुपए में ही इशू करती है तो ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। नंबर सेकेंड, एट डिस्काउंट यानी कटौती पर। तो कटौती पर निर्गमन से आशय यही है कि जब कोई भी कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर उसको इशू करती है तो ऐसा निर्गमन छूट पर या कटौती पर निर्गमन माना जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है और कंपनी उस शेयर को 8 रुपए के रेट से इशू करती है तो ऐसा निर्गमन छूट पर यानी कटौती पर निर्गमन माना जाएगा। कभी भी कोई कंपनी अपने अंशों पर मैक्सिमम 10% का ही छूट दे सकती है, इससे अधिक का नहीं। नंबर थर्ड, एट प्रीमियम प्रब्याजी या अधिमूल्य पर। प्रब्याजी अधिमूल्य से तात्पर्य यही है कि यदि कोई भी कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक दाम पर यानी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर यदि उस शेयर को इशू करती है तो ऐसा निर्गमन प्रब्याजी या अधिमूल्य पर निर्गमन माना जाता है। जैसे यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है और कंपनी उस शेयर को 12 रुपए में इशू करती है तो ऐसा निर्गमन प्रब्याजी या अधिमूल्य पर निर्गमन माना जाता है। इसमें प्रब्याजी का मूल्य क्या होगा? तो एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है, 10 रुपया शेयर का मूल्य हो जाएगा, बाकी जो 2 रुपया अधिक उससे लिया जा रहा है वही 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा यानी प्रब्याजी का अमाउंट 2 रुपया होगा। बाकी काज यानी याचनाएं होंगी। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों को निर्गमित करती है, उन्हीं अंशों से पूंजी प्राप्त करती है
और अपने व्यवसाय का संचालन करती है। तो कंपनी अपनी पूंजी की सारी रकम कभी भी एक साथ प्राप्त नहीं करती है, बल्कि उस पूंजी की रकम को कुछ एप्लीकेशन के साथ यानी आवेदन पर, कुछ अलॉटमेंट यानी आवंटन पर, और कुछ कॉल्स यानी याचनाओं पर, याचनाओं में फर्स्ट कॉल यानी प्रथम याचना के साथ और सेकेंड एंड फाइनल कॉल द्वितीय एवं अंतिम याचना के साथ वो प्राप्त करती है। उदाहरण के तौर पे मानो कि कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 10 रुपए वाले कुल 1000 शेयर्स हैं। तो उस कंपनी के पास जब कुल 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए निर्धारित किया गया है, तो कंपनी उस 10 रुपए को प्राप्त करने के लिए कभी भी एक साथ नहीं मांगेगी, बल्कि उस 10 रुपए की राशि को कुछ आवेदन के साथ, माना कि आवेदन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, पुनः फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया, इस तरीके से वो पूंजी प्राप्त करती है। अब आवेदन क्या है? तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो ऐसी दशा में जो भी इच्छुक व्यक्ति होते हैं उस कंपनी के शेयर लेने के लिए या उस कंपनी में अपनी पूंजी लगाने के लिए, तो ऐसी दशा में एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया पर शेयर रखा गया है। तो जो भी व्यक्ति जितना शेयर लेना चाहता है उतने शेयर पर 2 रुपये के रेट से वो कंपनी के पास आवेदन फीस के साथ एप्लीकेशन देगा। यानी यदि कोई व्यक्ति है जो उस कंपनी का 10 शेयर लेना चाहता है, तो 10 शेयर पे आवेदन का फीस 2 रुपये निर्धारित किया गया है, तो 2 रुपये के रेट से वो कंपनी के पास कुल 20 रुपया एप्लीकेशन का अमाउंट देगा। फिर इसके बाद अलॉटमेंट आता है, आवंटन। तो जब व्यक्ति कंपनी का शेयर लेने के लिए आवेदन देता है, तो उसमें से कंपनी जिन व्यक्तियों को शेयर अलॉट कर देती है, यानी जिन व्यक्तियों को उस कंपनी का शेयर अलॉट कर दिया जाता है, जिनको शेयर का अधिकार दे दिया जाता है, वह आपका अलॉटमेंट होता है। यदि किसी व्यक्ति को 10 शेयर का अलॉटमेंट किया गया है, तो 10 शेयर पे 3 रुपये के रेट से उस व्यक्ति को अलॉटमेंट का अमाउंट 30 रुपया देना पड़ेगा। जब कंपनी व्यक्तियों को शेयर अलॉट कर देती है, तो वह व्यक्ति उस कंपनी का शेयर होल्डर यानी अंशधारी माना जाता है, और जब अंशधारी हो जाता है तो कंपनी उन्हीं अंशधारियों से अपनी याचनाएं करती है। याचनाओं में फर्स्ट कॉल यानी प्रथम याचना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल द्वितीय अंतिम याचना। फर्स्ट कॉल का वैल्यू यहाँ पे 2 रुपये निर्धारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 10 शेयर लिया है, तो फर्स्ट कॉल के समय कंपनी जब डिमांड करेगी, कॉल करेगी, तो 10 शेयर पे फर्स्ट कॉल का वैल्यू 2 रुपया है, तो 20 रुपये उस व्यक्ति को यानी उस शेयर होल्डर को फर्स्ट कॉल पे 10 शेयर लिया है, 2 रुपये के रेट से 20 रुपये की पूंजी कंपनी को देना पड़ेगा। फिर कंपनी यदि सेकेंड एंड फाइनल कॉल अंशधारियों से डिमांड करती है, तो जब 10 शेयर व्यक्ति ने लिया है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का वैल्यू 3 रुपया रखा गया है, तो 3 रुपये के रेट से सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय अंशधारी 30 रुपया पेड करेगा। इस प्रकार कंपनी को पूंजी समय समय से प्राप्त होती रहती है। अब याचनाओं के संबंध में बात ये आती है कि याचनाओं के संबंध में टेबल ए फॉलो होता है। टेबल ए में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि कंपनी कभी भी 2 याचनाओं में कम से कम 1 माह का समय अंतराल होना चाहिए। यानी जब याचना करेगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट कॉल है, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। यदि कंपनी फर्स्ट कॉल उसने डिमांड कर दिया है, तो फर्स्ट कॉल के बाद यदि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का उसको पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, तो वह सेकेंड एंड फाइनल कॉल की पूंजी प्राप्त करने के लिए उसको कम से कम 1 माह के बाद ही कॉल करना चाहिए, क्योंकि टेबल ए के नियम के अनुसार 2 याचनाओं में कम से कम 1 माह का
समय अंतराल होना चाहिए। यानी एक कॉल मांगने के बाद दूसरा कॉल जब कंपनी मांगती है तो 1 महीने के बाद ही वो दूसरा कॉल कर सकती है। फिर दूसरा नियम उसमें क्या है कि याचनाओं की राशि के भुगतान के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। यानी कंपनी जब याचना का पैसा मांगती है तो कंपनी एक बार अंशधारियों को सूचना देती है, फिर सूचना देने के बाद उसको 14 दिन का समय देती है भुगतान करने के लिए। यह नहीं है कि ऑन द स्पॉट कंपनी ने अंशधारियों से पूंजी की रकम मांग ली कि हमको कल ही चाहिए, परसों चाहिए। कंपनी आज सूचना देगी कि हमको पूंजी चाहिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल का या फर्स्ट कॉल का, तो कॉल करने के बाद उस अंशधारी को कंपनी 14 दिन का समय भुगतान करने के लिए देती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।